तो सर से कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर अपनी क्लास को, क्योंकि टाइम हो गया है क्लास का, बच्चे तो अभी काफी कम हैं क्लास में। चलिए तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उसको खत्म कर लिया था, है ना। आज से हम अपना सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू कर लेते हैं फिर सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो जैसे कि आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने बिल्कुल बेसिक सी चीजें स्टार्ट की थी। एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके मुझे बताओ, मेरी आवाज क्लियर है? सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताओ। ओके, तो जैसा कि आपको पता है जब हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें हमने बेसिक चीजों से अपने चैप्टर को स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे हमने बाकी चीजें पढ़ी थी, है ना। ऐसे ही हम अपने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें जाननी जरूरी हैं, उसके बाद फिर हम अपने जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारी क्लास का वो है कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। तो कोई मुझे बताएगा क्या होते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल, जिनको हम हिंदी में, कांस्टेंट को हम हिंदी में अचर बोलते हैं और वेरिएबल को चर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में अचर और चर, इंग्लिश में कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं? कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? बताइए। हाँ जी, आशु, नंदिनी, कोई भी? वेरिएबल को आपने लिखा है एक्स, ओके। सलोनी, सही लिखा है, लेकिन उसको डिफाइन अगर हम करें तो कैसे कर सकते हैं? देखो मैं बता सर देता हूँ। कांस्टेंट जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं जो हम एक्स वाई जेड लेते हैं वो। वेरी गुड नंदिनी, सही बोला आपने। कांस्टेंट जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं, और जो वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे एक्स वाई जेड ये सब चीजें होती हैं। चलो इसको समझते हैं। देखो कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट एक ऐसी चीज होती है, कांस्टेंट एक ऐसी चीज होती है, या जिसको हम चर भी, अचर भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में मैंने लिख दिया है, जो कभी ना बदले, है ना, जो कभी चेंज ना हो, विच नेवर चेंज। जैसे मैंने लिखा 3, 4, 5, या √5, या -3/5, या 7। इन नंबर्स को देखो, इन नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं इसको 4 बोल रहा हूं तो क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इसको 4 की जगह कुछ और बोलता हो? 4 या 4 के अलावा कुछ और? भाई इसको मैं भी 4 बोल रहा हूँ, आपसे कहूंगा बोलने के लिए आप भी 4 बोलोगे, आप किसी और से कहोगे वो भी 4 बोलेगा, है ना। आप किसी दूसरी कंट्री वालों से पूछोगे वो भी 4 बोलेंगे। मतलब ये 4 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता। ये चीज सभी को क्लियर हुई? आपके जो टीचर हैं स्कूल में वो भी 4 बोलेंगे, मैं भी 4 बोलूंगा, आप भी 4 बोलोगे। तो ये चीज क्या कभी चेंज हो रही है? इस पर कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? धूप का, बारिश का, या फिर ठंड का, या फिर गर्मियों की छुट्टियों का, कुछ फर्क पड़ा इस पे? रहा तो ये 4 ही, चाहे कितनी गर्मी पड़ जाए, कितनी ठंड पड़ जाए, कितनी बारिश पड़ जाए, ये कभी नहीं बदलेगा। ऐसे 5, ये कभी नहीं बदलता, चाहे बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो जाए, √5 ही रहेगा, -3/5 -3/5 ही रहेगा, 7 7 ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ये कभी बदलती नहीं चीजें। और जो चीजें कभी बदलती नहीं, है ना, जो चीजें कभी चेंज नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। नाम से भी समझ में आ रहा होगा, कांस्टेंट, रुका हुआ। ठीक है, कांस्टेंट मतलब रुका हुआ, एक जगह रुकी हुई कोई चीज हो वो कांस्टेंट, अचर बोलते हैं उसको। सबको क्लियर हुआ कांस्टेंट क्या होता है? तो मैथ्स के जितने भी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स जो हमने पढ़े हैं, है ना, आपने नर्सरी क्लास से लेके 10th क्लास में आप आ गए हो, आपने बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा। तो ये जितने भी सारे नंबर्स हैं, इन सब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ये चीज सभी को क्लियर हुई, या अचर बोलते हैं। अब बात आती है वेरिएबल। वेरिएबल को हम हिंदी में बोलते हैं चर।
आप देखो ये वेरिएबल के नाम से ही पता चल रहा है, इसमें वेरी वर्ड आ रहा है, एक वेरी। वेरी मतलब जो बदलता रहे। आपने सुना है ना, सुना होगा कहते हुए भाई मौसम बहुत वेरी कर रहा है ना, ये चीज बहुत वेरी कर रही है। वेरी मतलब जो बदलती रहे चीज। वेरिएबल जो चीज बदल रही है, जो चेंज हो रही है बार बार, जो एक जगह रुकी ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है। जैसे एक्स, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू आ रही है 5, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू आ रही है 0, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू आ रही है -2। तो ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदल रहा है, चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है ना। ये जो एक्स की वैल्यू है, ये जैसा क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर आता है। आपने करे होंगे ना स्कूल में क्वेश्चन, चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में, एक्स और वाई की वैल्यू जिसमें निकालते हैं, है ना। ऐसे ही वाई, जेड, तो ये सब जो होते हैं ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए बी सी डी, जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग ये चीजें चेंज होती रहती है। तो जो चीज चेंज चेंज होती रहती है वो वेरिएबल। तो इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड जितने भी अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के, उनको हम मैथ्स में क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो ये चीज सभी को क्लियर हुई, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अचर और चर क्या होते हैं। ठीक है, नाम से आप याद रख सकते हो। वेरी, जो चीज वेरी करे वो वेरिएबल है। कांस्टेंट जो रुकी हुई चीज है वो कांस्टेंट है। ठीक है। तो जितने भी हमारे मैथ्स में नंबर हैं वो सारे कांस्टेंट हैं, और जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स जो मैथ की बुक में आपके लिखे हुए हैं ना, आप जब अपनी मैथ्स की बुक को खोलोगे बहुत सारे अल्फाबेट्स आपको लिखे दिखेंगे, कहीं पर एक्स, कहीं पर वाई, कहीं पर जेड, के, ए बी सी डी, वो सब वेरिएबल्स। वो सब क्या है, वेरिएबल्स। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो नंबर्स होते हैं हमारे, इनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं या अचर बोलते हैं। क्योंकि अचर क्या होता है, जो कभी ना बदले। ये कभी नहीं बदलेंगे। -6 को मैं भी -6 बोलूंगा, आप भी -6 बोलोगे, आपके फ्रेंड्स भी -6 बोलेंगे, आपके टीचर भी -6 बोलेंगे, आपके पड़ोसी भी -6 बोलेंगे, सब इसको -6 ही बोलेंगे। तो ये कभी बदलेगा नहीं। ठीक है। इनकी वैल्यूज बदलती रहती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कुछ आ रही है, किसी में कुछ और आ जाती है, फिर अगले क्वेश्चन में कुछ और आ जाती है, तो ये चीजें बदलती रहती है। तो ये है वेरिएबल, जिनको हम चर भी बोलते हैं। बताओ यहां तक कोई डाउट हो, कांस्टेंट और वेरिएबल सबको समझ आ गए हैं क्या होते हैं, बताइए। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट, द वैल्यू विच रिमेन्स फिक्स। ठीक है, ऐसी वैल्यू जो फिक्स हो, जो ना बदलती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट या चर, सॉरी अचर। कांस्टेंट या अचर। ऑल नंबर्स इन मैथमेटिक्स आर कांस्टेंट्स। तो यही चीज मैंने आपको बताया, जितने भी मैथ्स में नंबर हैं वो सब क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कभी बदलते नहीं। इनको हम लोग वही पढ़ेंगे जो बाकी लोग पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, द वैल्यू विच डू नॉट रिमेन्स फिक्स, यानी ऐसी वैल्यू जो फिक्स ना हो, जो बदलती रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल या चर बोलते हैं। ठीक है। एनी लेटर एन एल एम पी एक्स वाई जेड एटसेट्रा कैन बी यूज्ड टू डोनेट डिनोट, सॉरी डोनेट बोल रहा हूं, टू डिनोट अ वेरिएबल। तो जितने भी हमारे ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं इनको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब कुछ आपके सामने है। हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, कांस्टेंट अचर होता है और वेरिएबल चर होता है। तो जितनी भी संख्याएं हैं वो अचर हैं, और जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं वो चर हैं। जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो कांस्टेंट हैं, जितने भी हमारे लेटर हैं इंग्लिश के वो वेरिएबल। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, माइक ऑन करके पूछ लो। और अगर सभी को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। तो आप सभी लोग मुझे बताएं, 3 + p में वेरिएबल क्या है? P. p। ओके, बाकी लोग भी बताएं। p, वेरी गुड। जी सर। ठीक है, तो वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, जो चीज वेरी करती है। वेरी कौन करते हैं, ये p, a, b, c, d, ये सब।
ठीक है, यानी जो चेंज होते रहते हैं, तो इसमें वेरिएबल है p। कांस्टेंट क्या है इसमें, मैं यहाँ 3। लिख देता हूँ चर, और अच्छा 3, वेरी गुड। ठीक है, इसमें बताइए वेरिएबल क्या है, y स्क्वायर y स्क्वायर और y, दो सिर्फ आंसर y आए हैं, होएगा, सिर्फ y होगा, दो y आंसर आए हैं y। हाँ जी, y या y स्क्वायर, दो आंसर आए हैं y और y स्क्वायर। बिल्कुल सही बोला। अच्छा, किसने बोला था कि सिर्फ y होगा, एक बार, क्योंकि मैं देख नहीं पाता कौन बोलता है, एक बार नाम बताओ अपना, किसने बोला था सिर्फ y होगा। सर हमने बोला था। पिंकी, आपने बोला था, बिल्कुल सही सर बोला था। सर एक लड़की ने और बोला था। ओके, सर बिल्कुल मैंने सही बाद बोला में था। बोला था। ओके, जिन्होंने भी बोला था बिल्कुल सही बोला था। इसमें वेरिएबल सिर्फ आप y को बोलोगे ना, पावर को आप इंक्लूड नहीं कर सकते। ये जो इसका एक्सपोनेंट है, ये थोड़ी ना वेरिएबल होगा। मैंने क्या बताया, वेरिएबल क्या होते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स। इंग्लिश का अल्फाबेट कभी वाई स्क्वायर सुना है, कभी इंग्लिश में आपने कोई अल्फाबेट ऐसा सुना है वाई स्क्वायर, नहीं सुना ना, सिर्फ वाई सुना है। तो हम पावर को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, नहीं करेंगे। इसमें जो वेरिएबल है वो सिर्फ वाई होगा, सिर्फ वाई होगा। ठीक है, कांस्टेंट क्या होगा, नहीं -3। -3। 3 और -3 में बताओ क्या होगा, -3 होगा ना भाई। साइन आप क्यों छोड़ रहे हो उसका, है ना। आपका, आपके पास कोई ऐसी चीज है जिससे, जिसको आपसे कोई छीन ले तो आपको बुरा लगेगा, तो माइनस है ना उसके पास, तो उसको क्यों छीन रहे हो उससे। साइन के साथ हमें लिखना होता है, तो -3। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गलत करा देती है क्वेश्चन, तो इनका आपको ध्यान रखना है बस, बाकी कुछ नहीं। तो जो इसमें कांस्टेंट है वो -3 होगा। इसमें बताइए वेरिएबल क्या होगा, पीबी आर पी और बी, RPB। आर पी और RPB। बी, वेरी गुड। और इसमें कांस्टेंट क्या होगा, 2 10 10 2 10 10, या हम एक बार लिख लें, है ना, 10 तो 10 ही रहेगा, एक बार लिखो चाहे दो बार। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, 2 और 10, और वेरिएबल क्या है, आर पी और बी। तो सबको समझ आ गया है ना। एक तो ये वाला पॉइंट के स्क्वायर को हमें इंक्लूड नहीं करना है, मतलब पावर को इंक्लूड नहीं करना है, और दूसरा पॉइंट साइन के साथ हमें लिखना होता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हमने यहाँ से नोटिस किए हैं, तो इनको आपको कभी नहीं भूलना है, साइन के साथ लिखना है और पावर को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, चलो, तो पोल में क्वेश्चन करते हैं। कोई डाउट तो नहीं है किसी का, तो पूछ लो, अदरवाइज फिर पोल में चलते हैं। सर यहाँ पे 10 2 बार लिखा हुआ है, तो आपने एक बार ही लिखा, तो हर क्वेश्चन में ऐसे होगा। लिख सकते हो आप, देखो 10 तो 10 ही रहेगा, आप उसको चाहे एक बार लिखो चाहे दो बार लिखो, तो दो बार लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, तो 2 10 और 10 आपने बोला, तो इस 10 सर को, अगर क्वेश्चन में अगर एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जिसमें 2 बार 10 और एक पॉइंट ऐसा आ गया सिर्फ एक पॉइंट एक बार 10 हो, तो हम क्या करेंगे? यस सर, मैं भी पूछने वाली थी, दोनों फिर कौन सा आंसर सही होगा। दोनों सही है। ऑप्शन, एक तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया है, दूसरी चीज आप दोनों को कुछ भी लिख दो, दोनों सही है। एक पहली बात तो ये ऐसा क्वेश्चन आता नहीं कि इसमें कांस्टेंट क्या है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको ये चीज बताने की कोशिश की जा रही है कि इनमें जो कांस्टेंट है वो नंबर है। अब आप इस 10 को चाहे दो बार लिख दो चाहे एक बार लिख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये है तो 10 ही। दो बार लिख के भी ये 10 ही रहेगा, एक बार लिख के भी 10 ही रहेगा। मेरा कहने का मतलब बस ये है कि यहाँ पर हम सिर्फ पहचान करनी सीख रहे हैं। ठीक है, और अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है, बाई चांस आ गया, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर लो। ऑप्शन में अगर एक बार लिखा है तो वो सही। अच्छा, आप ये बोल रहे हो अगर ऑप्शन में दोनों आ गए, तो ये बोल रहे हो क्या। यस सर। अच्छा, तो ऐसा होगा नहीं पहली चीज तो, और अगर ऐसा होता है तो इसको टिक कर देना दो बार वाले को, ऐसा होगा नहीं। और अगर ऐसा होता है तो जहां दो बार लिखा है उसको टिक कर दो। ठीक है, सर अगर एक 10 प्लस का हुआ एक 10 माइनस का होगा तो 2 बार ही लिखेंगे ना, एक प्लस का एक फिर 10 तो वो अलग माइनस चीज हो का। गई। हाँ, फिर तो वो हाँ 10 रहा ही नहीं, एक 10 प्लस का होगा एक माइनस का, तो फिर तो वो अलग अलग नंबर हो गए ना, एक प्लस का 10 एक माइनस का 10, तब हमें अलग अलग लिख कर दिखाना पड़ेगा। सर इसमें भी तो डिवाइड में दे रखा है 10।
तो डिवाइड का साइन कैसे लगाओगे? तो आपने कभी कोई नंबर ऐसा देखा, या तो नंबर हमारा पॉजिटिव होता है या नंबर हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो 10 हमारा पॉजिटिव है। ऐसा कोई नंबर सुना है आपने? ये कोई नंबर होता है? नहीं होता। एक नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर उसके साथ नेगेटिव है तो वो नेगेटिव होगा, अगर उसके साथ कुछ नहीं है तो वो पॉजिटिव होगा। इसके साथ आपको नेगेटिव तो दिख नहीं रहा, तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, कि कोई नंबर ऐसा नहीं देखा होगा आपने जिसके साथ डिवाइड लगा हो, या देखा है बताओ? ऐसे ही तो नंबर हमने पढ़े नंबर लाइन पर, या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा। बताओ, क्लियर हुआ? या तो प्लस का यस होगा या सर। माइनस का होगा। ठीक है, चलो पोल में करते हैं क्वेश्चन। इसमें आपको ये बताना है कि क्या बताना है भाई, वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, पोल में आंसर करना है। मुझे 10 सेकंड दे दो, मैं तब तक पोल भेज रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है आपको पता चल चुका है इसका आंसर क्या है, तो फिर भी थोड़ा टाइम दे दो मुझे, मैं भेज रहा हूँ। तो ये चैप्टर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से करेंगे। आज क्लास में काफी कम स्टूडेंट्स हैं, कहाँ चले गए सब? इसको पता है? करिए सॉल्व। पोल मैंने भेज दिया है आपको। आपको ये बताना है x² - 7² में वेरिएबल क्या है ना, चर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर कोई है तो हिंदी वाला क्वेश्चन भी आपके सामने है, और इंग्लिश वाला तो है। हाँ जी, करिए सॉल्व। यस, सभी ने सही आंसर दिया है अभी तक। इस टाइम क्लास में 18 स्टूडेंट्स हैं, 18 में से 11 का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करें भाई। और जो बच्चे अब क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ले प्लीज टाइम से किया करो भाई ज्वाइन। ओके, 12 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। आपको वेरिएबल इसमें सर्च करना है और पोल में आंसर करना है। हाँ जी सोनाली, कुछ कहना चाहते हो क्या आप? तो माइक ऑन करके बोल सकते हो, क्या बार बार हैंड रेस कर रहे हो तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, दो लोग और बचे हैं, एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए, लास्ट 15 सेकेंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 18 स्टूडेंट्स में से 15 स्टूडेंट्स ने सी को आंसर किया है और 3 स्टूडेंट्स ने ए को। वेरी गुड। तो इसका सी ही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप यहां पर देखो, अच्छा जिन्होंने ए को आंसर दिया है वो दोबारा देख लो, x² - 7²। तो मैंने कहा कि भाई आपको जो वेरिएबल होता है वो होता है इंग्लिश का अल्फाबेट। तो x² कोई अल्फाबेट नहीं होता, पहली चीज तो। ठीक है, अल्फाबेट हमारा क्या होता है? सिर्फ x होता है। तो इसमें वेरिएबल भी क्या होगा? सिर्फ x होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। बताइए, जिन्होंने ए को आंसर दिया था उनको क्लियर हुई ये चीज? तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, और अगर कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। तो हमारे जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं वो हमारे वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं। तो इसमें इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स है, तो इसका चर क्या होगा? एक्स होगा। यानी सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कोई डाउट नहीं है अगर इसमें तो बताइए सभी लोग। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? ओके ठीक है, चलिए। इसमें आपको बताना है वेरिएबल क्या है, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। ओके, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। ओके, करिए सॉल्व। ओके,
ओके, सभी लोगों का आंसर अभी तक तो सही है, 11 बच्चों ने आंसर दिया है। बाकी लोग भी आंसर करें। वेरिएबल आपको बताना है इसमें क्या होगा। 14 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, सभी का आंसर सही है। 16 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, वेरी गुड। 17, वेरी गुड। 2 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो सभी ने डी को आंसर दिया है, 2 लोगों को छोड़कर, मतलब 2 लोगों ने आंसर ही नहीं किया। तो इसमें अगर आप देखें वेरिएबल आपको ढूंढना था, तो वेरिएबल क्या होते हैं हमारे इंग्लिश वाले अल्फाबेट्स, वो कौन है, वाई और जेड। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, वाई कॉमा जेड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये तो बात हो गई कांस्टेंट और वेरिएबल यानी चर और अचर की। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में अब हम बात करते हैं। कोई बताएगा मुझे? कोई स्टूडेंट अगर बताना चाहे तो बता सकता है, क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? हाँ जी, यस सर, मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल बताइए। जो अचर, चर और बीजीय व्यंजक मतलब जैसे माइनस प्लस का साइन, जैसे उससे मिलकर बने हो। वाओ, एक्सीलेंट, थैंक यू सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। ये तो वही चीज बता दी जो मैं बताने वाला था। सर एक बार मैं बताऊं इंग्लिश में? हाँ बिल्कुल बताओ। जो वेरिएबल कांस्टेंट और कोफिशिएंट को मिलकर बनती है उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। वेरिएबल कांस्टेंट और तीसरी चीज? कोफिशिएंट। नहीं, कोएफिशिएंट नहीं, हम बोलेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, देखो ओके सर। सही बोला है आपने, बस एक पॉइंट में आपने थोड़ा, एक तो वेरिएबल यानी चर, एक कांस्टेंट यानी अचर, और एक है हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसे हीना ने बोला प्लस अलजेब्रिक ऑपरेशन भी कह सकते हैं। माइनस क्या? अलजेब्रिक ऑपरेशन। नहीं, ये मैथ्स के ही ऑपरेशन है, जरूरी नहीं अलजेब्रा में ही यूज हो, ये पूरी मैथ्स में यूज होते हैं, है ना। ये पूरी जो मैथ्स है, चाहे वो अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, जो आप आगे भी जाकर पढ़ोगे, हर जगह ये यूज होते हैं। तो इसलिए हम इसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोल सकते हैं। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, इन तीनों चीजों से मिलकर, इन तीनों पॉइंट्स से मिलकर क्या बनता है, हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिख कर दिखाऊं, मैंने लिखा 4y-2। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो, आपके पास वेरिएबल है y, ठीक है, आपके पास कांस्टेंट है 4 और 2, ठीक है, और आपके पास ऑपरेशन है माइनस का, और 4y को आप क्या लिख सकते हो, 4 × y। ठीक है, तो माइनस, सॉरी, माइनस और मल्टीप्लाई का आपके पास ऑपरेशन। तो आपके पास तीनों चीजें हैं, क्या क्या, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और ऑपरेशन भी लगा हुआ है इसमें। तो इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। बताइए सभी को ये चीज क्लियर हुई? क्या क्या, वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक और एग्जांपल की हेल्प से यहां पर समझाना चाहूं, मैं अगर यहां पर ऐसे लिख दूं 2 + 3 ÷ 7 - 4, तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? नो सर, ये इसमें नहीं है। कांस्टेंट तो है ही नहीं। नहीं, इसमें कांस्टेंट तो है, वेरिएबल नहीं है इसमें। ओ सॉरी, वेरिएबल, हाँ वेरिएबल नहीं। ठीक है, इसमें वेरिएबल नहीं है, इसमें सारे कांस्टेंट है, 2, 3, 7, -4, सब इसमें सिर्फ कांस्टेंट कांस्टेंट है, वेरिएबल तो इसके पास है ही नहीं। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं। आपने अगर ध्यान दिया हो तो आप जो आप अलजेब्रा पढ़ते हो उसमें
आपको वेरिएबल तो मिलता ही मिलता है, इसीलिए हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको एक भी वेरिएबल दिख जाए वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर नहीं है उसमें कोई वेरिएबल तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ही है उसमें कोई वेरिएबल। जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया, इसमें आपको कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। इसमें दिख गया, इसमें आपको दिख चुका है वेरिएबल, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, तो जैसे ये आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है 2 + 4 × y, तो बताइए क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस सर। यस यस, Yes, वेरी गुड। क्यों है? क्योंकि इसमें आपको देखो वेरिएबल दिख रहा है y, कांस्टेंट कौन कौन है? 4 और 2। ठीक है, 4 और 2 आपके कांस्टेंट है, और ऑपरेशन कौन सा लगा हुआ है? मल्टीप्लाई और एडिशन का। तो आपके पास वेरिएबल भी है, आपके पास कांस्टेंट भी है, आपके पास ऑपरेशन भी है। ठीक है, आपके पास चर भी है, आपके पास अचर भी है, और आपके पास, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संक्रिया ऑपरेशंस को। ठीक है, बताइए। तो इस तरीके से हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहचानना होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। तो जो एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसमें ऑपरेशंस होते हैं, उसमें वेरिएबल होता है, और उसमें क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये तीन चीजें मिलकर हमारी क्या बनाती हैं? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाती है। तो जल्दी से बता दो सभी लोग, ये है क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन y + 5? यस सर। यस, वेरी गुड। क्यों? आपने आपको जैसे ही वेरिएबल दिख गया, वेरिएबल तो इसमें है, वेरिएबल के साथ ऐड, अब देखो इसके साथ बेसिकली 1 भी है, और 1 भी एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको वेरिएबल दिख गया तो वो क्या है? एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इसमें देखो, इसमें बताइए क्या ये अलजेब्रिक यस एक्सप्रेशन है? सर। सर। ठीक है, यस। Z, F और S, तीन तीन वेरिएबल है इसके पास, कांस्टेंट भी है और ऑपरेशन भी है, तो ये भी हमारा क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। चलिए, सॉरी, इसके बारे में बताइए 2y - 3, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, यस सर। यस, Yes, वेरी गुड, सर। वेरी गुड। तो इसमें अगर आप देखो तो आपको क्या मिल रहा है? इसमें वेरिएबल मिल रहा है, इसमें कांस्टेंट भी है, तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है नो सेकंड सर। वाला? नो नो, सर। नो सर। वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे आपको सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स दिख रहे हैं, है ना? नंबर्स हैं, वेरिएबल तो इसमें एक भी नहीं दिख रहा, तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। इसके बारे में बताइए। यस सर। यस यस, सर। वेरी गुड। यस क्योंकि इसमें आपको वेरिएबल क्या है? x है, कांस्टेंट क्या है? 3 और 5/2, और माइनस और प्लस इसमें ऑपरेशन लगे। इसके बारे में बताइए। नो सर। नो, नो वेरी सर। गुड। इसमें कोई वेरिएबल आपको नहीं दिखेगा, तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं। ठीक है, तो पोल में करते हैं क्वेश्चंस, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसमें फाइंड करना है इन चारों ऑप्शन में से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है। पोल में भेज रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए, तब तक मैं भेजता हूं। ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। वेरी गुड। ओके, 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। 15 का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। पांच लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 18 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, दो लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, तो सभी ने बी को आंसर दिया है। तो आप देख सकते हैं, ना तो ऑप्शन ए के पास कोई वेरिएबल है ना? इसके पास कोई वेरिएबल नहीं, इसके पास भी कोई वेरिएबल नहीं, इसके पास भी कोई वेरिएबल नहीं। तो वेरिएबल सिर्फ इसी के पास है, इसी के बाद इसके पास कांस्टेंट भी है, इसके पास ऑपरेशन भी है, तो ये हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सभी स्टूडेंट्स।
पोल में आंसर करना है, इसका भी पोल में आपको भेज रहा हूँ। चलिए, 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। चलिए करिए सॉल्व। पोल मैंने भेज दिया है, प्लीज सभी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें, इजी क्वेश्चन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगेन आपको फाइंड आउट करना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। ओके वेरी गुड। 11 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 12 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। 13 वेरी गुड। बाकी जो लोग बचने हैं वो भी सॉल्व करें। 14 वेरी गुड। 15 ओके। 16 हाँ जी, 4 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। आपको बताना है कि इनमें से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन चारों में से कौन सा है। 4 लोग बचे हुए हैं, लास्ट 15 सेकंड्स, करिए सॉल्व। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। भाई 2 लोग ऐसे हैं जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो सभी ने डी को आंसर दिया। मैं कल देखूंगा रिजल्ट जब भेजूंगा कि कौन ऐसे 2 लोग हैं जो चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई भी पोल का आंसर नहीं कर रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ। चलिए, तो देखो इसके पास भी कोई वेरिएबल नहीं है, इसके पास भी कोई वेरिएबल नहीं है, इसके पास भी कोई वेरिएबल नहीं है, इसके पास है वेरिएबल z, इसके पास कांस्टेंट है 1, इसके पास ऑपरेशन भी है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बताओ भाई, हमने सबसे पहले कांस्टेंट वेरिएबल पढ़ा, उसके बाद हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा। इन दोनों टॉपिक में कुछ पूछना है क्या किसी को? तो पूछ लीजिए। अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक टर्म्स। टर्म्स क्या होती है? जिनको हम हिंदी में कहते हैं पद। ठीक है, टर्म्स या पद क्या होते हैं? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के या बीजीय व्यंजक के पद। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा 5xy + 6, इसमें मुझे ये बता दो इसमें कितनी टर्म है? बताओ। 2। 2। सभी लोग बताएं। किसी को लग रहा है 4 है, किसी को 5 6 7 लग रहे हो? बता दो सब अपने अपने मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं। 2 सलोनी, नेहा, आशु, वीरू नाम से हैं, नंदिनी। सर 4। 4 किसने दिया आंसर? 4 मैंने सर। कैसे है 4 बताओ। सर वो 5 × x × y। हम्म, अच्छा, तो आपने इनको अलग अलग गिना है तीनों को, यही गलती से आपको बचना है। इसमें 2 ही टर्म है। अब 2 क्यों है हाँ मैं बता देता हूँ। पहले देखो, आपकी जो टर्म है वो सेपरेट, मतलब जो अलग अलग होती है वो किसकी हेल्प से होती है? प्लस और माइनस की हेल्प से। अगर प्लस और माइनस लगा है तो आप अलग अलग काउंट करोगे, अलग अलग गिनोगे। अगर प्लस और माइनस नहीं लगा तो उस पूरी टर्म को आप एक काउंट करोगे। जैसे 5xy, आप एक बात बताओ, क्या 5xy में कहीं भी प्लस या माइनस आ रहा है? सिर्फ इसको देखो 5xy को, 5xy के बीच में कहीं पर भी प्लस या माइनस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, तो आप इस पूरे को एक बोलोगे, ये पूरी एक टर्म है। पिंकी क्लियर हुआ आपको? यस ठीक है, सर। अब यहां पर प्लस आ रहा है तो इसलिए 6 को अब आप अलग से गिनोगे 2। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? कितनी टर्म्स हैं इसमें? 2 टर्म्स। 2 टर्म्स कैसे हैं मैंने बताया। टर्म्स को कौन अलग अलग करता है? प्लस या माइनस। अगर प्लस या माइनस नहीं है तो उस पूरे को आप एक टर्म बोलोगे। जैसे मैंने यहां पर लिखा फॉर एग्जाम्पल 3x × y × z, इसमें कितनी टर्म है?
3 3 3 3 3 सर 1 नहीं हुई क्योंकि प्लस माइनस ही वो करते हैं ना उनको वेरी अलग। डन। देखो पिंकी ने पिछले क्वेश्चन में गलती की थी, इसमें अपनी गलती सुधार ली। वेरी गुड, एक्सीलेंट। भाई मैंने क्या बोला अभी? मैंने ये बोला कि टर्म को प्लस या माइनस सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। कहीं पर प्लस या माइनस है इसमें? कहीं बताओ। इन तीनों के बीच में या इन चारों के बीच में जो भी ये लिखा हुआ है, कहीं पर प्लस या माइनस दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो आप इस पूरे को एक बोलोगे, ये पूरी एक ही तो टर्म है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3xyz। ये पूरी एक ही तो हुई। समझ में आया सभी को? बताओ जल्दी। सबको क्लियर हुई ये चीज? कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लो। तो आपको ऐसे अलग अलग नहीं गिनना है, आपको साइन देखना है। भाई अगर प्लस या माइनस लगाए तो अलग अलग गिनो, नहीं लगाए तो उस पूरी को एक गिनो। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल बताओ। मैंने लिखा 3xy डिवाइडेड बाई 5। ये कितनी टर्म सर है? 1 है 1 1 सर 1। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, तो अब आप वो गलती नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ नहीं है, तो मैं इस पूरे को क्या गिनूंगा? एक टर्म गिनूंगा। तो अब क्लियर हुआ सभी को? टर्म को कौन सेपरेट करता है? प्लस या माइनस। अलग अलग कौन करता है टर्म्स को? पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन अगर लगा है तो उस वो अलग अलग करते हैं। ठीक है, चलो थोड़े और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मैं लिखूं 3x/y-4y + 3x डिवाइडेड बाय 6, कितनी टर्म है? 3 3। बाकी लोग बताएं। 3 3 सर। वेरी गुड। ठीक है, तो आप यहां देख लो, इन तीनों के बीच में कहीं भी प्लस माइनस नहीं है, तो पूरी एक टर्म हो गई। फिर माइनस आ रहा है, तो अब मैं 4y को अलग काउंट करूंगा। ठीक है भाई, मैं यहां तक चला, यहां तक तो कहीं प्लस माइनस नहीं था, यहाँ है माइनस। तो मैं माइनस से पहले वाली टर्म पूरी एक काउंट करूंगा, क्योंकि ये माइनस अलग कर देगा इस 4y को। 4y मेरी दूसरी टर्म हो गई। फिर प्लस आ रहा है तो ये 3x को अलग कर, 3x डिवाइडेड बाय 6 इस पूरी को अलग कर देगा, तो ये आ गया थर्ड टर्म। ठीक है, तो ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन, इसके आगे पीछे गिन लो कितनी है, तो 3 टर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें काउंट करना है। तो इसमें 2 टर्म थी 5xy + 6 में। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, द टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस। तो जो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो एक बीजीय व्यंजक है, उसके जो टर्म्स होती हैं, उसके जो पद होते हैं, आर सेपरेटेड बाय, अलग किए जाते हैं, बाय द साइन, किस साइन से? प्लस और माइनस। ठीक है, तो प्लस और माइनस से हम इन टर्म्स को अलग अलग करते हैं। ओके, चलो इसमें बता दो जल्दी से कितनी टर्म है? 3 3। वेरी गुड। ठीक है, तो इस प्लस तक मैं एक टर्म गिनूंगा 1, फिर इस माइनस तक सेकंड, और फिर यहाँ 3। ठीक है, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3। अब है कौन कौन सी? 3 नहीं 3 तो है। 7xyz ओके 2xy ओके, -5y 7xyz 2xy, तीसरी बताओ भाई सभी लोग क्या होगी? -5y -5। वेल डन। तो भाई इस माइनस को नहीं छोड़ना है ना? अभी मैं पोल में क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहां पर भी इस चीज का ध्यान रखना, इस माइनस को मत छोड़ना। सर हाँ आपने जी, पूरा उठा के नीचे रख दिया। क्या क्या बोल ऊपर रहे की हो? वो नीचे ही आ गई टर्म। हाँ तो भाई ये एक टर्म है 7xyz, तो उसको लिख दिया मैंने। फिर ये दूसरी एक टर्म है 2xy, उसको लिख दिया मैंने। फिर ये तीसरी एक टर्म है -5y, उसको लिख दिया मैंने। इसमें मैंने कुछ गलत कुछ किया क्या? बताओ। सर इसमें प्लस नहीं लगाया। अच्छा, लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? चलो लगा देता हूँ। तो लगा दो सर। लगा दिया। ठीक है, ओके, अब ठीक है। तो अगर आप इस चीज को जानते ही होगे, 5 लिखो या +5 लिखो, कुछ फर्क पड़ता नहीं है ना। तो आपने कहा, मैंने लगा दिया है। बताओ क्लियर हुआ सभी को? अगर कोई यहाँ प्लस नहीं भी लगा रहा है तो गलत नहीं है, प्लस लगा रहे हो तब भी गलत नहीं है। कोई डाउट हो इसमें पूछ लो। ठीक है, चलिए।
तो ये हमारी 3 टर्म्स हो गई। इसमें बताइए इसमें कितनी टर्म है? 1 1। ओके, 1 इसमें कितनी है? 1 2 नहीं 1 1 1 1 है सर। 2 बोला अभी किसी ने। सर मैंने गलती से बोल दिया, मैंने ओके, डिवाइड नहीं देखा ना, मुझे डिवाइड लगा देखो। माइनस है। हाँ, तो ये पूरी एक टर्म होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी प्लस या माइनस नहीं लगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, सिर्फ प्लस और माइनस ही ऐसे हैं जो सेपरेट करेंगे, तो ये पूरी एक टर्म है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए इसमें कितनी टर्म है? 3 3 सर। 3। 3 ओके, 3 है सर। 3 3 है सर। भाई सभी लोग काउंट कर रहे हो ना? 3, वेरी गुड। तो Yes. देखो Yes, इन दोनों के sir. बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, तो पूरी एक टर्म हो गई। अब यहाँ माइनस आ गया तो ये 5/z दूसरी टर्म हो गई, फिर प्लस आ गया तो ये 9 × z तीसरी टर्म हो गई। तो इसमें कितनी टर्म है? 3 टर्म्स है। ओके, इसमें बताइए इसमें कितनी है? 4 ठीक है, पहले ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये और चौथी ये। तो इसमें 4 टर्म्स है। किसी को कोई भी डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, करिए इसको सॉल्व। तो यहाँ से मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कितने बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो मैं पोल भेज रहा हूँ आपसे। चलिए, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, A B C एंड D। कर ली सभी ने काउंटिंग? चलिए, पोल मैंने भेज दिया है। अगर आप सबने काउंटिंग कर ली है तो आप लोग आंसर कर दीजिए। ओके ओके, 12 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 14 का आंसर आ चुका है। 15 का आंसर आ चुका है। 16 का आंसर आ चुका है। इसमें गलत किया है 3 लोगों ने। 16 में से 3 स्टूडेंट्स का गलत है। 2 लोग और बचे हैं। 17 का आंसर आ चुका है। 1 स्टूडेंट और बचे हैं। 1 स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो 17 में से 14 ने बी को आंसर दिया है और 3 बच्चों ने ए को आंसर दिया है। तो बी ही इसका सही आंसर होगा अगर आप इसकी काउंटिंग करोगे यहाँ पर। तो पहली टर्म ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई। ठीक है, टर्म्स हम प्लस और माइनस से अलग अलग करते हैं। तो यहाँ प्लस है तो इसने इन दोनों को अलग कर दिया, माइनस ने इन दोनों को अलग कर दिया और इस प्लस ने वाई और 1 को अलग कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 4। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखते हैं इसको कितने बच्चे सही करते हैं। चलो, पोल भेज रहा हूं मैं। यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट होंगे। जो भी अब तक मैंने सिखाई हैं चीजें इसमें, वो सारी चीजें इस क्वेश्चन में यूज होंगी। तो पोल मैं भेज रहा हूँ, मुझे 10 सेकंड हो, तब तक आप लोग देख लो कौन सा आंसर इसका सही हो। 4 ऑप्शन हैं, A B C एंड D। ओके, पोल मैंने सर आपको इसमें भेज क्या दिया है। करना है? इसमें आपको ये बताने हैं कि टर्म्स इसमें कौन कौन सी हैं। एक क्वेश्चन मैंने अभी कराया था ना, जब आप कह रहे थे कि सर आपने तो ऊपर वाला ऐसे कैसे लिख दिया नीचे। एक क्वेश्चन ओके ऐसा सर। एग्जांपल वाला कराया था। ओके इसमें आपको सर। टर्म्स लिखनी है। ओके, अभी तक तो सभी लोगों ने सही किया है। चलिए, एक ने गलत कर दिया है, एक स्टूडेंट ने। 2 लोगों ने गलत कर दिया। 11 में से 12 में से 10 का सही है। Identify the terms in algebraic expression z³ - 3z - 1। आपको आइडेंटिफाई करना है टर्म्स को इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अच्छा, आप लोग इसको z पढ़ते हो या z पढ़ते हो? Z z। मैं भी z ही पढ़ता हूँ, लेकिन Z आजकल आजकल इसको z पढ़ा जा रहा है, पता नहीं क्यों।
हाँ जी, सर जैसे दा को दी पढ़ा जाता है। उसका भी कुछ रूल होता है दी और दा पढ़ने का, जो ऐसा कुछ रूल होता है। इंग्लिश वैसे इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं बता ही देता हूँ जितनी जितना मुझे पता है। दी हम उसके लिए लगाते हैं जो जैसे कोई ग्रेट पर्सन है, उसके नाम से पहले जो लगाते हैं उसको दी पढ़ते हैं, और नॉर्मली जो है उसको दा बोलते हैं। सर वो तो पता है हमें, मतलब आर्टिकल्स में आता है ना वो, हाँ, मैं बस वो बता रहा हूँ एन दा उसका। आता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ उसका तो रीजन है, इसका रीजन नहीं पता मुझे, जेड और जी का क्या है। पता लगाना अगर आपको पता चले कहीं से तो मुझे बता दें। चलिए 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। हाँ जी, 4 लोग बचे हैं, लास्ट 15 सेकेंड्स, 3 लोग बचे हैं। 16 में से 13 का सही है, 3 स्टूडेंट्स का गलत है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, ओके। तो देखो इसमें टर्म्स आपको पता है कौन कौन सी होंगी, है ना, उनको बस लिखना था। तो Z3, जिन बच्चों ने गलत किया वो प्लीज देखें, -3Z-1। तो टर्म्स हैं कौन कौन सी? पहली टर्म आपकी ये हो गई Z3, दूसरी टर्म कौन सी है? -3Z, तीसरी टर्म कौन सी है? -1। 3 टर्म है ना, पहली Z3, दूसरी -3Z और तीसरी -1। इनको बस अलग अलग लिखना था। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन B. ठीक है। जिस एक दो बच्चे ने ए को दिया है तो उन्होंने साइन लगाना भूल गए हैं, वो साइन का ध्यान रखो। साइन आप जिसका है उसके साइन के साथ लिखना है। इस पूरे चैप्टर में, इसमें नहीं मतलब आगे आने वाले हर चैप्टर में आपको ये ध्यान रखना है, साइन की गलती अब आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, समान तथा असमान पद जिसको हम बोलते हैं, समान तथा असमान पद इसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या होते हैं? कोई बताएगा? लाइक अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, समान असमान पद क्या होते हैं? सही और गलत टर्म। सही और गलत नहीं, लाइक एंड अनलाइक। लाइक मतलब क्या होता है? पसंद होता है सर सर जी जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। नहीं 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 नहीं, वो होता है ना, जैसे हम कहते हैं लाइक टू लाइक। लाइक टू लाइक मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले, है ना। सर जो दोनों टर्म्स में एक मतलब कॉमन हो। यस, देखो ऐसी टर्म्स जिसमें वेरिएबल और उसका जो एक्सपोनेंट है वो एक जैसा हो, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है, सेम हो, वो हमारी लाइक टर्म्स होती हैं। चर तथा चर का घातांक क्या होना चाहिए? सेम। तो वो हमारी लाइक टर्म्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा 3x² y और मैंने लिखा -5x² y। आप इन दोनों में ध्यान से देखो, दोनों के वेरिएबल क्या है? x, x, y, y। वेरिएबल सेम, मैंने क्या बोला? वेरिएबल सेम होते हैं। वेरिएबल सेम है दोनों के x, y। उसके बाद वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट देखो देखो, x का एक्सपोनेंट क्या है? 2। यहाँ पर भी x का क्या है? 2। y का क्या है? 1। यहाँ पर y का क्या है? 1। ऐसी टर्म्स को हम क्या कहते हैं? लाइक टर्म्स या समान पद। क्लियर हुई सर ये चीज? हाँ जी, तो स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट। छोटा तो करो। अच्छा, लो। सर एक बार फिर से बताना ये चीज। हाँ बताऊंगा मैं। देखो, जब आपके पास कोई दो टर्म ऐसी हैं जिसमें वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल की जो पावर है वो भी सेम हो, या हम एक्सपोनेंट बोलेंगे उसको, वेरिएबल भी सेम हो, दो टर्म्स आपके पास, दो या दो से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, ऐसी टर्म हो जिनके पास वेरिएबल भी एक जैसे हो और
वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो भी एक जैसा हो, वो लाइक टर्म्स होती है। जैसे इससे भी आसान एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 5x² और -4x², जैसे मैंने लिया, आप इनमें ये देखो वेरिएबल क्या है, इन दोनों में वेरिएबल क्या है, x है, इसके पास भी x है, और ये दो टर्म है ना, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, दोनों के पास वेरिएबल x है, यानी सेम वेरिएबल है, x है दोनों के पास। ठीक है, अब आप देखो जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि उसके ऊपर क्या पावर लगी हुई है, तो इसके ऊपर क्या है 2, और इसके ऊपर भी 2 है, यानी एक्सपोनेंट भी दोनों का सेम है। तो जब वेरिएबल और उसका एक्सपोनेंट दोनों सेम हो उसको हम कहते हैं लाइक टर्म्स। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये क्या होंगी, लाइक टर्म्स होंगी। ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, लाइक टर्म्स, जो कुछ कुछ एक जैसी दिखती हैं। दूसरे शब्दों में अगर अपने आसान भाषा में समझे, जो कुछ कुछ एक जैसे दिखें, जैसे होते हैं ना दो इंसान डुप्लीकेट जैसे होते हैं, जो कुछ एकदम एक जैसे तो नहीं दिखते लेकिन कुछ कुछ दिखते हैं, लाइक टू लाइक। ठीक है, तो ये भी कुछ कुछ एक जैसी ही तो दिख रही है, बस इसका ही तो अंतर है 5 और 4 का। देखो इसके पास भी x² है, इसके पास भी x², तो ये क्या है, मेरी लाइक टर्म्स। सर चाहे कॉन्सोनेंट एक जैसे ना हो। हाँ, ये अलग अलग हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ वेरिएबल और उसका एक्सपोनेंट देखना होता है। ये कुछ भी हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें क्या देखना है, वेरिएबल और उसका एक्सपोनेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, अगर मैं इसको देखूं, मैंने लिखा 5xyz और मैंने लिखा 10x²yz। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो चलिए, वेरिएबल क्या right है, है। वेरिएबल क्या है इन y दोनों और में, z x y z, ये वेरिएबल है ना इन दोनों में, कौन कौन, XYZ। x y z। एक्सपोनेंट क्या है वेरिएबल का, अब आप देखो यहाँ पर x का क्या है 1, YZ sir. और यहाँ सर ये तो अनलाइक टर्म होगी ना। वही बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो x का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं होंगी, इनको हम बोलेंगे अनलाइक टर्म्स या असमान पद। अब समझ में आया, दोनों आपके ये जो वेरिएबल हैं ये सेम होने चाहिए, और अगर देखो इसमें वेरिएबल तो सेम थे x y z, लेकिन उनके जो एक्सपोनेंट है वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है, तो उनको हम बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट और उनका वेरिएबल और उसका एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, अनलाइक का मतलब अलग अलग है। ठीक है, तो यहां पर देखो डेफिनेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहां पर लिखी हुई है, एक्सपोनेंट ऑफ सेम वेरिएबल्स आर आल्सो इक्वल, दे आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। ठीक है, अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उस वेरिएबल और उसके एक्सपोनेंट अगर सेम टू सेम हो तो वो लाइक टर्म्स कहलाती है। ठीक है, चलिए जैसे ये लिखा हुआ है 5y² और 7y², आप इसमें वेरिएबल देखो क्या है, y, वेरिएबल दोनों में y है और उसका एक्सपोनेंट भी देखो 2 है, तो ये कैसी कैसी टर्म्स होंगी, लाइक टर्म्स। कैसी टर्म्स होंगी, लाइक टर्म्स। अब समझ में आया कुछ, 50 60 70 80 90% कुछ 95। 95, अच्छा 5% अभी रह गया, चलो पूरा ही आ गया सर। सर पूरा आ गया। 100%। ओके, चलो 90%. तो इसके बारे में बताओ, क्या ये लाइक टर्म्स हैं, यस, नो सर। नहीं है। ठीक है, आप इसमें देखो x तो दोनों के पास है, No sir. देखो आप नंबर मत देखो, ये जो नंबर है इनको मत देखना, नंबर कुछ भी हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ किसको देखेंगे, वेरिएबल और उसके एक्सपोनेंट, वेरिएबल एंड इट्स एक्सपोनेंट, बस। अब आप वेरिएबल देखो, पहले x है दोनों के पास, अच्छी बात है भाई x है, लेकिन उनके एक्सपोनेंट देखो 2 और 3 अलग अलग है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये कैसी हैं, अनलाइक। समझ में आया, ठीक है, तो ये हमारी कैसी है, अनलाइक टर्म्स। इसके बारे में बताइए ये कैसी है, लाइक या अनलाइक, अनलाइक अनलाइक, अनलाइक, वेरी गुड नेहा, लाइक नहीं है। देखो x और y ये तो अच्छी बात है, एक एक करके देखा करो, दोनों को एक साथ मत देखना, पहले वेरिएबल देख लो x और y, ठीक है, ये तो अच्छी बात है भाई, x और y दोनों के पास है। अब देखो उनके एक्सपोनेंट, x का क्या है यहाँ पर 2 और यहाँ पर x का क्या है 1, तो ये तो अलग अलग है, तो अलग अलग है तो वो अनलाइक है। इस तरीके से हमें पहचान, ओके, चलिए
तो ये हमारी क्या होगी, अनलाइक टर्म्स होगी। ठीक है, अच्छा टाइम हो गया है भाई, तो चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। लाइक अनलाइक को अगली क्लास में एक बार फिर से समझ के पोल में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। ठीक है, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए और बताइए, कुछ पूछना है किसी को तो।